तो आज हम डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स शुरू करेंगे आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। डिटर्मिनेंट्स में जो भी पढ़ाऊंगा वो हमारे जो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए यूज होगा, तो याद रखना थोड़ा है, ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सॉल्व होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी जाके डिटर्मिनेंट निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कैन बी एसोसिएटेड, कैन बी एसोसिएटेड, या कैन बी एसोसिएटेड ना बोल के हम ऐसे बोले कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो एक नंबर के रूप में या फिर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के रूप में रिजल्ट दे हमें, उसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अगर उसको हम सॉल्व करेंगे या फिर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिव्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स गिव्स ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अ नंबर, एज अ रिजल्ट गिव्स एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अ नंबर एज अ रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं गिव्स लिख रहा हूँ, या एसोसिएटेड भी बोल सकते हो, लेकिन इजी भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देती है, और या फिर कोई नंबर देती है एज अ रिजल्ट। ये जो रिजल्ट होगा इसको डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये है, सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें समझने की बात नहीं है। याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी डिटर्मिनेंट मिलेगी। बेसिकली कैसे डिनोट करेंगे, अगर मान लो इसको हम मॉड ए या फिर डिटर्मिनेंट ए से डिनोट करते हैं, तो 3/3 का बनेगा ऐसे, A21 A22 A23 A31 A32 A3, इस तरीके से कुछ, ठीक है। आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे, और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इजी इजी क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ हम इनइक्वालिटी वाले भी क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन तो सभी को आती होगी, नहीं भी आती तो हम एक क्वेश्चन करा देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें, उसके बाद इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन, तो आगे चलते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के वैसे 6 मेथड होते हैं अलग अलग, तीन, मतलब कि 3/3 के, 3/3 अगर ऑर्डर है तो उसको सॉल्व करने के 6 मेथड होते हैं, कि हम पहले R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, फिर R2 के रिस्पेक्ट में, फिर R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, 3 मेथड हो गए। और अगर 3 कॉलम है तो तीनों कॉलम के 3 अलग अलग मेथड हो जाएंगे, टोटल 6 मेथड, ठीक है। तो ये है, इस एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसी प्रैक्टिस के रूप में। मान लो ये दिया हमने एग्जाम्पल, सिंपल है, डेल्टा इक्वल टू ऐसे देता है 2 - 1 3, 2 - 1 3, 4 1 2, 4 1 2, 1 - 1 5, ये हमें दे रखा है। तो अगर मैं R1 के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर, तो आपको पता होगा ये होता है प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आप साइन इंटरचेंज करें। पहला साइन आपका प्लस में है,
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको जहां पे आपका 2 लिखा है उसकी तरफ की हम कॉलम और रो छुपा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, ये आ जाएगा तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा 5, अपना वाला माइनस, और ये आ जाएगा -2। -2 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा माइनस माइनस +1, फिर यहाँ पे इसकी रो हम छुपाएंगे, यहाँ पे ये जो जहाँ पे -1 है इसकी कॉलम और इसकी रो छुपाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 -2, और फिर आ जाएगा प्लस का 3, तो इसकी कॉलम छुपाई इसकी रो छुपाई, तो ये हो जाएगा -4 -1, -4 अपना वाला माइनस और 1, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल, ये हो जाएगा 7, 7 2 जा 40, ये हो जाएगा +18, और ये हो जाएगा -5 × 3 -50, तो डेल्टा इक्वल टू ये आ जाएगा 32 -15 यानी 7। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। कोशिश करना कि R1 के साथ ही आप प्रैक्टिस करो, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड, क्योंकि ये आगे भी हमारे काम आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे सीधा लिख दो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, बाकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट इज 0। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन में, एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, कभी कभी आ सकता है। ए इक्वल टू हमें ये दे रखा है 1 1 x 1 1 x -2 2 2 और 3 1 माइनस, if A is singular, singular matrix, singular matrix, find x, बोल रहा x को फाइंड करो, तो x को फाइंड कैसे करेंगे, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखेंगे डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 होता है जब सिंगुलर होती है मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं से सॉल्व कर लो, टाइम बचाना है। 1 ये हो जाएगा -6 -2, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, फिर हो जाएगा -3 और -x, और ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा 2 -2 अपना वाला -2x इक्वल टू कितना रहेगा, 0 आ जाएगा। -8 हो गया, -8 हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई रहेगा तो -6 -2x +6 और -6x इक्वल टू 0। तो ये दोनों सॉल्व होंगे तो -8x आ जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल, -8 इक्वल टू 0, 8 वहां जाएगा तो -8x इक्वल टू 8, और ये इससे कैंसिल होगा तो ये माइनस उधर चला गया तो x इक्वल टू माइनस, ये आंसर है, x की वैल्यू आ गई हमारी -। ठीक, तो इस तरीके से सिंगुलर मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इसका बन सकता है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को करना जरा, इवेलुएट इवेलुएट डेल्टा इक्वल टू
डिटर्मिनेंट log 3 512 है। तो ये भी आसान, बट थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या आता है। हो सकता है ऑप्शन में आंसर अलग हो। इसको तो पूरा सिंप्लीफाई करना है, इसलिए बोल रहा हूँ इसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई जरूर करना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है लॉग वाला वहां पे वो दे दे, आपका जो आंसर आए वो ऑप्शन में ही ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। डेल्टा इक्वल टू हमें दे रखा है log बेस 3 512 log बेस 4 3 log 3 8 और log 4 9। इस तरीके से हमें डिटरमिनेंट दे रहा है डेल्टा इक्वल। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 की पावर 1 और 512 क्या होता है, 512 होता है 2 की पावर 9, है ना, 2 की पावर 9 होता है ये। ठीक, इसको क्या लिखेंगे हम, log, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे 3 की पावर 1। फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 3 की पावर 1, ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 2 बनानी, 3 और 2 में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ भी 3 और 2 में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ भी 3 और 2 में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर जगह वही कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे भी 2 और 3 में बनाने की कोशिश करूँ, तो 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखो हर टर्म यहाँ पे या तो 2 3 में बन गया या 3 2 में बन गया, तो मैं सारे क्वेश्चन को, मतलब हम कह सकते हैं कि लॉग को मैं 3 2 के नंबर में चेंज करने की कोशिश करूँ। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू, तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 9 लॉग, तुम्हें पता है ना पावर जो होता है वो आगे आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो एंगल में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो बेस में जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। एंगल में जो पावर है वो न्यूमिनेटर में और बेस में जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आती है। इसको 9/1 भी लिख सकते हो, बट 9/1 तो 9 ही होता है। ये हो जाएगा log बेस 3 एंगल में 2। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2, 1/2 log बेस में 2 एंगल में 3। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 3 log, ठीक आगे आ गया, 3 log बेस में 3 और एंगल में 2। तो log की प्रॉपर्टी होती है आगे आ जाता है, एंगल की जो पावर है वो न्यूमिनेटर में और बेस की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, ये तो सिंपल है 1/2, नहीं मैंने गलती से इसको ये है, ये हो जाएगा 2/2, 2/2 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log बेस में 2 एंगल में 3। ये आ जाए, आगे सवाल करते हैं यहाँ पे। तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, कितना आएगा, डेल्टा इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 9 log बेस में 3 एंगल में 2 इंटू क्या है log बेस में 2 एंगल में 3। फिर आगे होगा माइनस, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 3/2। पहले ये वाला लॉग लिखते हैं, log बेस में 3 एंगल में 2 इंटू, और ये वाला log बेस में 2 एंगल में, बेस में 2 एंगल में डेल्टा इक्वल, ठीक है। अच्छा अगर इसको मैं रेसिप्रोकल में लिखूंगा तो बेस एंगल बन जाता है, एंगल बेस बन जाता है, तो 9 log, ये हो जाएगा हमारा बेस में 3 एंगल में 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एंगल बेस बन गया और बेस क्या हो गया एंगल बन गया, ये हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। आगे होगा माइनस का 3/2, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम 1 अपॉन करके लिखेंगे, तो ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा log बेस में 3 एंगल में 2 इंटू 1 अपॉन log, ये बेस में 3 है एंगल में 2 है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ पे जाएगा 9 माइनस 3 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 15 अपॉन 2, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15/2।
ऑप्शन में ये आएगा। ठीक है, तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, लॉग की प्रॉपर्टी में डिटरमिनेंट सॉल्व करने को आ जाए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कर लोगे ना इसको? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अभी इक्वलिटी वाले का। एक और क्वेश्चन, इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 sin थीटा 1 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 और sin थीटा। ठीक है, -1 माइनस sin थीटा -1 माइनस sin थीटा और 1। ठीक है, तो इसमें पूछा है पॉइंट डेल्टा। और यहाँ याद रखना, हो सकता है ऑप्शन में डेल्टा इक्वलिटी में दे दें, इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जो आप आंसर निकालोगे ना डेल्टा का, उसको इक्वलिटी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं करूंगा कि डेल्टा निकाल के छोड़ दूंगा, इसको मैं पूरा का पूरा इक्वलिटी में कन्वर्ट करके, हो सकता है ऑप्शन में वैसे ही हो, तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करके आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो डेल्टा को पूरा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 1 1 और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना? 1 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और आगे यहाँ है +1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और आगे है ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, अच्छा आगे कुछ नहीं है। ठीक, ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया, वहां क्या बचेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना है ये, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। इधर से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया डेल्टा की वैल्यू, ये आ गई। अब देखो हमें इतना पता है, वी नो दैट क्या, इस साइन थीटा की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है ना। साइन थीटा की वैल्यू याद रखना कि ये -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक, इस ये होती है हमारी साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, यानी डेल्टा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा की इक्वलिटी निकालनी, अभी बोला है वहां फाइंड डेल्टा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अब एक बात है, जब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो हमें पता है कोई भी स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अब मैं स्क्वायर भी कर दूं तो 1 से तो बड़ी वैल्यू वैसे भी नहीं हो सकती, बट यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लॉजिकली समझ सकते हो कि कोई भी स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, कि यहाँ पे जीरो जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी स्क्वायर की, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिंग 1, क्योंकि हमें ये बनाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे दोनों साइड, तीनों साइड मतलब, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0
और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 1। अब क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 का डबल 4, ये आ जाएगा। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में, ये आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक। असाइनमेंट कर लेना आप, कल लास्ट डेट है उसकी। तो प्रैक्टिस सेट दे रखा, वही आपका असाइनमेंट है। सर 45 क्वेश्चन है, आंसर की भी दे रखी है मैंने उसको, तो आप देख लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। सबमिट कर देना फिर ऐप में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। this if this denotes the greatest integer function, greatest integer, greatest integer, greatest integer less than or equal to, less than or equal to the real number, the real number, the real number under consideration, under consideration, under consideration, and minus 1 less than equal to x less than 0। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से y भी दे रखा है हमारा, ठीक है, और z दे रखा s, कुछ इस प्रकार दे रखा है। फाइंड डिटरमिनेंट, जहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू है डेल्टा इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस वन है नहीं, हाँ, फिर है यहाँ y, और यहाँ पे है z, x y प्लस 1 z, फिर यहाँ पे है x y z प्लस 1, ठीक है। ये है, ये सारा क्वेश्चन हमें दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये दिया है, ये दिया है, और ये दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, वो x जो है वो -1 से 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो देखना जरा है ध्यान से, अगर मैं इसके बीच की मान लो कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे माइनस का 0.5 ले लेता हूँ, माइनस के 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, -1 होता है।
है ना। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, वो सिंपली ये कहता है, ये जैसे मैं कोई भी नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पॉइंट पे लेना, ठीक है, जैसे मैंने लिया समझाने के लिए 1.5 ले, ठीक है, तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो 1.5 से छोटा कौन सा इंटीजर आता है, ठीक है, 1.5 से छोटा कौन आता है, एक तो 1 आता है ना, इससे 1.5 से छोटा 1 होता है, एक 0 होता है, एक -1 होता है। देखो मैं इसके पीछे के सारे इंटीजर ले रहा हूँ, इतने सारे इंटीजर आते हैं 1.5 के पीछे, एक 1 आता है। अब इन सब में यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 1.5 से पीछे इतने सारे इंटीजर, इन सब में सबसे बड़ा ये, तो हम कह सकते हैं 1.5। अगर x की वैल्यू 1.5 है, x की वैल्यू 1.5 है, तो ये इसकी वैल्यू की हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो x की वैल्यू मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू इसके बीच में ले तो क्या लेंगे, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है -1 से 0 के बीच में, तो मैं सोच रहा हूँ -1 से 0 के बीच में, देखो x क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है, मैं माइनस का 0.5 लूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x मान लेता हूँ कितना, माइनस का 0.5 ले लूँ, कंसिडर कर सकते हैं, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 है, यही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। नंबर लाइन भी बना के देख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी है या प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे, यहाँ पे 1 बना दो पहले, फिर 0 बना दो, फिर -1 बना दो, इस तरीके से -2 बना दो, इसके पीछे और भी नंबर, तो x की वैल्यू यहीं पर कहीं कहीं पे होगी ना, माइनस का 0.5, इसके पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सारे, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो x इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा ना। ठीक, इस तरीके से नंबर लाइन बना के आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल। अब देखो, इसको मैं ऐसे ना लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, ये दिया, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू ये है, तो इसके सामने x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो -1 होगा। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन है उसी वाले नंबर को हम लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम बोले कि y की वैल्यू जो है वो इसके बीच में है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, इवन अगर हम 0.5 लेंगे यहाँ, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही आएगा। फिर आएगा हमारा z, z का है 1 से 2 के बीच में, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज निकलती। अब इन सारी वैल्यूज को इस डिटरमिनेंट में पुट करना होगा, फिर डिटरमिनेंट सॉल्व कर देना, नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू क्या, -1 है, -1 और +1 हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी, यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y का कितना 0, तो यहाँ 0 लिख दे, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ 1 लिख दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। फिर x यहाँ पे कितना है, -1 है, तो यहाँ -1 लिख देंगे। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। z की वैल्यू 1 है, फिर x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और z की वैल्यू 1, 1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, ये तो 0 है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0, अपना वाला -1 यानी प्लस, यानी इसका आंसर आ गया 1। तो डेल्टा की वैल्यू सिंपली 1 आ, इतना था, 1 आ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये तो समझ के करना, जितना जिसको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है।
चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स रखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी, ठीक है, समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि लैंग्वेज से तो मतलब चीजें वैसे भी कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, मतलब ऐसे ही है। लेकिन अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, यानी कि अगर हम जनरली भी समझेंगे सॉल्व करके, तो हमें समझ में आ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी क्या बताना चाहते हैं। तो देखो अगर मान लो ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, इस तरीके से 3 by 3 का मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, मान लो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालना, तो डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं यहाँ पे ना, ऐसे डिटर्मिनेंट। तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये है A11, ये लिखा मैंने A11। अच्छा आपको पता है कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स पता है क्या होता है? तो हम देखो पहले तो M11 निकालते हैं, यानी कि M11 माइनस निकालते हैं ना, तो M11 कैसे निकालते हैं, हम A11 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छुपाते हैं, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, यानी M11 की वैल्यू क्या होती है, जो होता है A22 A2 A23 A32 और A3, ये होता है हमारा माइनर, ठीक है, ये माइनर होता है। अच्छा हम ये कह सकते हैं कि C11 इसकी भी वैल्यू यही है, क्योंकि देखो हमें ये पता है ना कि माइनर माइनर में हम क्या करते हैं, माइनर से कोफैक्टर में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो C11 की जो वैल्यू होती है सफिक्स का सम माइनस वन की पावर सफिक्स का सम 1+1, क्योंकि यहाँ बेस में 1 है, 1 1 है, तो 1+1 बेस को ऐड करेंगे और M11 हो जाएगा। तो यहाँ से वो बोलेंगे C11 जो है ये हो जाएगा पावर 2, 1+1 2, और यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 इंटू M11 हो जाएगा, यानी कि C11 M11 के इक्वल है। और जब हम डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करते हैं तो यही तो आता है, A11 के ब्रैकेट में हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यही तो करते हैं हम, यानी कि यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, C11 लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, ये आ रहा है ना, यहाँ पे A11 और C11 आएगा, ठीक है, ये कोफैक्टर्स की टर्म्स में मैं लिख रहा हूँ, और ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, लेक्चरर में एक क्वेश्चन इसका आ रहा था, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रॉपर्टीज याद रखना एक पेपर के लिए, ठीक है, हो सकता है वहां पे आपको बोल दे कि हमें A11 दिया है C11 दिया है, A12 दिया है C12 दिया है, A13 दिया है C13 दिया है, इस तरीके से हमें दिया है, और वो बोलेगा फाइंड डिटर्मिनेंट ए, और सीधा सीधा ऑप्शन दे देगा, तो डिटर्मिनेंट ए हमें इसी की हेल्प से निकालना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे होगा प्लस A12, आगे क्या होगा, देखो A11 C11 है, A12 है तो C12 है, और आगे प्लस प्लस ही लिखते जाना है, याद रखना ये R1 के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ मैं, R1 के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट ए का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा A11 A12 और A13 के रिस्पेक्ट में लूंगा, A11 के साथ C11, A12 के साथ C12 और A13 के साथ C13 है, बस ये इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ए निकाल, और भी लिख सकते हैं आप, ये तो R1 के रिस्पेक्ट में लिखा, अगर हम R2 के रिस्पेक्ट में लिखें, यहाँ पे एक और लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा A21, है ना, A21 और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी कोफैक्टर होंगे वो C21 हो जाएगा, प्लस क्या होगा बताओ, A22 C22, है ना, सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में लिखें, प्लस A23 C23,
बस सिंपल है। इस तरीके से हम 6 बार लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का फॉर्मूला, 6 बार। एक बार R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में, एक बार C1 के रिस्पेक्ट में, एक बार C2 के रिस्पेक्ट में, एक बार C3 के रिस्पेक्ट में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख लोगे, ठीक है ना। मैंने 2 लिख दिए यहाँ पे। इस तरीके से अगर आपको और भी लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33। ये तो मैंने तीनों रो के रिस्पेक्ट में लिख दिया, आप तीनों कॉलम के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारी पहली प्रॉब्लम, ठीक है। हो सकता है ये फॉर्मूला आपको याद हो और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं, लिख लिया होगा नहीं। आगे बढ़ो, दूसरी प्रॉपर्टी चलो देख। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो यही है हमारा 11 A12 A13 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, ये है, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये लगभग लगभग पहली प्रॉपर्टी की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस। अच्छा देखना, ध्यान से देखना है। मैं यहाँ लिख रहा हूं A11, पहले मैंने लिखा A11। अब देखो पिछले वाले में मैंने क्या लिखा था, पहली प्रॉपर्टी में यहाँ लिखा था मैंने C11, ठीक है। लेकिन अगर मैं C11 लिखने की बजाय यहाँ पे देखना, ये A11 है, इसके नीचे देखो ये दो एलिमेंट दिखे आपको। फर्स्ट कॉलम को देखेंगे हम पहले, तो देखो A11 के नीचे फर्स्ट कॉलम में ये दो एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ ये A21 लिखा है, तो यहाँ पे A21 की जगह मैं C21 लिख देता हूँ। मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पे A11 लिखना है और उसके नीचे के जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर लिख देना है। मतलब कि जैसे ये A21 है तो यहाँ C21 लिख दो, ठीक है। प्लस आगे ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आगे बढ़ते। अब देखो मैंने इसके आगे क्या आएगा, हम R1 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ध्यान रखो। तो A11 C21, फिर आगे आएगा A12, इसके नीचे के ये दो हैं तो हम इसके रिस्पेक्ट में लिख देते हैं C22, ठीक है, C22। उसके बाद अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ C21 लिखा है तो इससे ये लिखा है तो उसके सामने ये आ रहा है तो यहाँ पे C22 आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा ना। ये C21 हो गया तो यहाँ पे C22 आ जाएगा। अगला वाला क्या हो जाएगा A13, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा C23 ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये आ रहा है मतलब कि इस तरीके का कुछ बन रहा है आपके पास तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में जहां पे आपको A11 C21 की वैल्यू दे दी, A12 और C22 की वैल्यू दे दी, A13 और C23 की वैल्यू दे दी, तो इन सब का जो वैल्यू आता है वो 0 आता है, भले ही यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू जो आता है 0 आता है। हो सकता है डायरेक्ट यही क्वेश्चन देते, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ऑप्शन आ जाएगा 0 1 डिटर्मिनेंट ए या फिर नन ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। सेम इसी तरीके से मैं इसके रिस्पेक्ट में एक बार लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना और करके, ठीक है। A11, अब देखो मैंने फर्स्ट रो लिया था यहाँ पे और इसके साथ हमने सेकंड वाले के कोफैक्टर लिए, ठीक है, C21 C22 और C20। अब हम यहाँ पे ना इसके कोफैक्टर लिखना चाह रहे हैं थर्ड रो, ये हो जाएगा A11 C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 और ये हो जाएगा C33, इसकी वैल्यू भी 0, ठीक है। आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। तो ये देखो A11 के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ 2 लिख दिए, इसी तरीके से A21 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं हम A21 के रिस्पेक्ट में देखो ये लिख सकते हैं हम, इसके कोफैक्टर लिख देते हैं क्योंकि देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट दिख रहा है और ये एलिमेंट दिख रहा है। तो हम यहाँ पे हम R2 ले रहे हैं,
पहले ऊपर वालों के साथ लिख देते हैं, यानी C11 प्लस A22 C1 प्लस A23 C13 इक्वल टू, इस तरीके से और हो जाएगा। ऐसे C21 का C21 हो जाएगा, मतलब कि A21 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा C31, है ना, A21 C31 प्लस कितना आएगा A22 आ जाएगा, और फिर C32 हो जाएगा, प्लस फिर A23 हो जाएगा, A23, और फिर हो जाएगा C32 इक्वल टू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, बट आप समझ जाना, ठीक है ना, और भी बन सकते हैं इसके, मैंने तो अभी यहाँ 4 लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आपको बस ये पैटर्न याद रखना है, और इनकी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यानी कि A11 C11 A12 C12 A13 C13 जो आएगा वो डिटर्मिनेंट A आएगा, और अदर देन दैट सब 0 आएंगे, अदर देन दैट सब 0 आएंगे, बट ये याद रखना कि अगर आप ये लिख रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके और इसके को फैक्टर लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं अभी थोड़ी देर, क्योंकि हार्ड चीज पढ़ रहे हैं ना हम अभी, और उसके बाद 5 मिनट बाद कंटिन्यू, ठीक है।
काफी टाइम 5 मिनट से ज्यादा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, आते रहेंगे बच्चे। चलो थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। उसमें क्या कहना चाह रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, देखो वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर मान लो डिटर्मिनेंट ए हमें ये गिवन है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमें डिटर्मिनेंट ए गिवन। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है, क्या होगा बताओ। वो होगा हमारा A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 और 30। इस तरीके से हो जाएगा अगर हम ट्रांसपोज करें, या फिर इसको ऐसे लिखने के बजाय पहले हम ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, इसको ऐसे लिखना चाहिए। इस केस में जैसे कि आप जानते हो ना, यहाँ पे इन दोनों का ये प्लस माइनस प्लस है। इवन अगर हम फर्स्ट कॉलम में भी ले जाते हैं, यहाँ प्लस माइनस प्लस होगा, एक्सपेंड करेंगे तो दोनों डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। बस ये सिंपली कहना चाह रहा है कि अगर फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज जो आती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम से इंटरचेंज जो आती है, थर्ड रो थर्ड कॉलम से इंटरचेंज जो आती है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी ऐसा इंटरचेंज करने की, कि हमें सभी रोज को सभी कॉलम्स बनाना पड़ा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इफेक्ट नहीं होती, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम है। तो ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी में आते, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बोल रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, यहाँ पे बस वो ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ए ये है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा डिटर्मिनेंट ए दे रहा है। तो, तो अगर देखो मान लो हमें इसको फर्स्ट रो बनाना है, सेकंड रो को फर्स्ट रो बनाना है, तो हम माइनस कॉमन ले लें और ये ऊपर आ जाएगा A21, A22, A23, A11, A12, A13, A31, A32 और A33। इसका मतलब ये है अगर हम यहाँ पे किसी रो को ऊपर नीचे करते हैं या किसी भी कॉलम को ऊपर नीचे करते हैं, आमने सामने करते हैं, तो हमें माइनस कॉमन लेना। इसका सिंपल मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हमें नीचे वाली रो को ऊपर वाली रो बनाना है और ऊपर वाली रो को नीचे वाली रो बनाना है, तो रो इंटरचेंज करने का मतलब है हमें बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा, वो पूछ लेगा वहां पे, क्या पता वो प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 3 को मिक्स करके एक क्वेश्चन दे दे। वहां पे वो बोलेगा कि हमने A11 की वैल्यू दे दी, C11 की वैल्यू दे दी, A12 की वैल्यू दे दी, C12 की वैल्यू दे दी, A13 की और C13 की वैल्यू दे दी, और फाइंड A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो वहां से हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे और हमें पता है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के बराबर है, तो ऐसा भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं पेपर में, अगर वो थोड़ा सा मुश्किल ही बनाता है, उसको पता होगा सारी प्रॉपर्टी वो कर ले।
ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट है कुछ इस प्रकार का, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, और ये भी हमारा A11, A12 और A13, तो कोई भी दो रो अगर सेम है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिंपल है ये, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, कोई भी दो रो अगर सेम हो जाए तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। सिक्स्थ, ठीक है, स्टार लगा देना फर्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट और सेकंड भी लगा देना, वो काफी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ, अच्छा ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी ना आपने ऐसी, अगर पूरी की पूरी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो हो, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0, सॉल्व करके भी देखोगे तो भी 0 ही आएगा। सेवन प्रॉपर्टी, ठीक है, सेवन प्रॉपर्टी क्या है? सेवन प्रॉपर्टी ये बोलता है ए इक्वल टू, अगर हमारा ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, अगर ये हमारा, ये हमें गिवन है। अगर ना हमें यहाँ पे मान लो के डिटर्मिनेंट ए निकाल, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे भी के बाहर आएगा, मतलब मान लो यहाँ मैंने के लिख दिया, यहाँ के बाहर आएगा। अब देखो यहाँ पे ना, चलो ये लिख देते हैं, यहाँ पे ये लिखा मैंने। अब हम अगर के को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। दैट मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हमारा के मल्टीप्लाई होता है तो मान लो मैं पहली रो में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा के A11, के A12, के A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस तरीके से हमारा मतलब कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है डिटरमिनेंट के, किसी भी एक रो के साथ, किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स की तरह नहीं होता कि बाहर अगर स्केलर, कोई स्केलर प्रोडक्ट है या मतलब स्केलर एलिमेंट है तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है हर एक एलिमेंट के साथ, लेकिन डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो के साथ होता है या एक कॉलम के साथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेवन रो। सेवन प्रॉपर्टी। एट प्रॉपर्टी क्या है? एट प्रॉपर्टी, एट प्रॉपर्टी देखो, एट प्रॉपर्टी ये है, इसमें अलग तरीके से मान लो यहाँ पे हमारा A1 है प्लस अल्फा वन, अगर हमें ये दे रहा है A2 प्लस अल्फा टू, A3 प्लस अल्फा थ्री, यहाँ हम लिख रहे हैं B1, B2, B3, यहाँ लिख रहे हैं C1, C2 और C3। इस तरीके से हमें A दे रखा है, तो इस A को हम कैसे लिख सकते हैं? इस A को हम लिख सकते हैं, इसको हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सब में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम A1, A2, A3 को एक अलग डिटरमिनेंट में लिखेंगे, A1, A2, A3, फिर ये B1, B2, B3 आ जाएगा, और C1, C2 और C3 आ जाएगा। ये आ गया प्लस, आगे आएगा हमारा अल्फा वन,
अल्फा 2, अल्फा 3, B1 B2 B3 और C1 C2 और C3, इस तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दो एलिमेंट सम में है, उनको हमने अलग अलग डिटर्मिनेंट पे लिख दिया, बाकी नीचे के एलिमेंट सेम टू सेम दोनों में कॉपी हो जाएंगे, जैसे यहाँ थे वैसे ही नीचे वाले एलिमेंट भी कॉपी हो जाएंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट। ये 8th प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट। मान लो A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 और C3, ये है हमारा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए को देखो, जैसे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। बेसिकली सेम टू सेम वैसी प्रॉपर्टी बोलते नहीं हम एलिमेंट्री रो, बट वैसे ही लगा सकते हैं। देखो हम यहाँ पे ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं kb1 इस तरीके से लिख देता हूँ, kb1 kb2 और kb3 इस तरीके से लिख देता हूँ, और इसको फर्स्ट रो के साथ ऐड कर देता हूँ। देखो सेकंड रो को k टाइम्स फर्स्ट रो प्लस k टाइम्स सेकंड रो कर रहा हूँ यहाँ, तो देखो क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो a1 प्लस kb1 ऐसा हो जाएगा, a2 प्लस kb2 ऐसा हो जाएगा, a3 प्लस kb3 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट रो में चेंज आए थे, फर्स्ट रो फिर यहाँ पे फर्स्ट रो टेंस टू फर्स्ट रो का एलिमेंट प्लस k टाइम्स सेकंड रो का, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। बाकी सब सेम हो जाएगा नीचे, b1 b2 b3 c1 c2 और c3, इस तरीके से ऑपरेशन भी लग सकता है डिटर्मिनेंट के अंदर। ये है हमारी 9th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी। ये तो हो गया 10th प्रॉपर्टी। if a is डायग्राम मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, भले हो सकता है ये पेपर में आ जाए और हो सकता है ना आए, लेकिन ये अगर नहीं भी आएगा तो भी इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ने वाले जितने भी टॉपिक है उनके। अगर ए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, दैट इज मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए। अगर ए हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी होती है A11 A12 A13, इस तरीके से ऐसे और भी होंगे, बाकी सब जगह 0 0 एलिमेंट होंगे। फिर यहाँ पे भी ए एन एन मान लो, इस तरीके से मान लो, यहाँ पे ये है, इस तरीके से मान लो हमारा डिटरमिनेंट ए दिया हुआ है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा यहाँ, अगर हम डिटरमिनेंट ए निकालें, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ये है, देन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डायगोनल के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, 11 A2 A12 लिख दिया, ये मैंने गलती से, ये A22 A33 और AN, ठीक है।
A22 इंटू A33, और इस तरीके से और भी डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब मल्टीप्लाई, ये n बाय n की मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये होगी हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट ए, अगर ए हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये तो ये हो सकता है, ये भी फॉर्मूला है सेम टू सेम, दैट इज नॉट, ठीक है। ये हमारी 10th प्रॉब्लम। नेक्स्ट, दो प्रॉपर्टी बची है बस। 11th 11th प्रॉपर्टी क्या है देखो, इफ A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, क्या रखना, सेम ऑर्डर का होगा, ऑफ सेम ऑर्डर, देन दैट डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए बी अगर हम निकालेंगे, निकालने अगर ये निकालने को आया, तो यहाँ पे ये जो होता है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट ए निकालो, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट बी निकालो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वो ए बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये कब है, जब जब ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन वो सेम ऑर्डर की है, जैसे 3 by 3 है, हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो फिर इसको, समझ जाना। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना जरा है ध्यान से, डिटर्मिनेंट सी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, n-1। यहाँ पे सी जो है ना, यहाँ पे सी जो है वो कोफैक्टर है, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट। और यहाँ ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको पता है, ठीक है। और एन यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, एन यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ लिख लो वेयर सी, वेयर सी इक्वल टू, सी यहाँ पे कोफैक्टर्स ऑफ ए, ए इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है n। तो ये, ठीक है, मान लो तुम्हें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे दी, ठीक है, और बता दिया उसका ऑर्डर कितना 3 है। ऐसा भी हो सकता है पेपर में आ जाए कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3 है, इस तरीके से दे दिया, तो वो पूछेगा कि कोफैक्टर ऑफ ए की वैल्यू निकालो, तो क्या आ जाएगा, 3 to the power 3 - 1, 3 - 1, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 है। तो कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 9 आ जाएगा, या 3 का स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो इसमें स्टार लगा है वो सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो सारी प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। कल इसके क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लेना पेपर के लिए, बाकी तो खैर आती होगी। आ, ये भी आ सकता है, बट मुझे इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, और जो पहली दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है,
वो भी आ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास कल इसके हम क्वेश्चन क्लास ऑफ हो गई है, आप जा सकते हैं। और असाइनमेंट करके आना, ठीक है।